नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक विशाल वाबड़े आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पर यह जो हमारा 5वां लेक्चर है या भाग 5 हम देख रहे हैं, इसमें आदर्श बदला इस कहानी का जो आखिरी हिस्सा है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो पन्ना नंबर 19 पर हम है। तो यहाँ पर हम पन्ना नंबर 19 पर जो परिच्छेद दिया हुआ है उस परिच्छेद से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने परिच्छेद है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। वे हिरन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैजू बावरा और तानसेन इन दोनों में गान युद्ध चल रहा है। नगर के सारे लोग वहाँ पर उस गान युद्ध को देखने के लिए शहर के बाहर वन में उपस्थित है। तो वहाँ पर बैजू बावरा ने हाथ में सितार पकड़कर उसे बजाने के लिए शुरुआत की और उस सितार की मधुर ध्वनि सुनकर कुछ हिरन छलांगे मारते हुए बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए। बैजू बावरा इस प्रकार सितार बजा रहा था कि वह जो हिरन थे वह सुन रहे थे, यानी कि हिरन सुनते रहे, सुनते रहे और सुनते रहे। और वहाँ पर जो दर्शक थे वह भी यह दर्शक असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे। यानी कि बैजू बावरा के सितार की मधुर ध्वनि सुनकर उस वन से कुछ हिरन वहाँ पर आकर बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अगला परिच्छेद हम यहाँ पर देखते हैं। पन्ना नंबर 19 पर जो परिच्छेद दिया हुआ है, तो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे, हरिन मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूलमालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरनों को सूध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तो बैजू बावरा इतनी अच्छी तरह से सितार बजा रहे थे। इस सितार की ध्वनि सुनकर हिरन उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो हिरन मस्त थे और बेसुध थे, यानी कि उस आवाज़ में वह इतने बेसुध थे कि वह वहाँ पर आकर खड़े हुए, इसके बारे में भी उनको पता नहीं था। और बैजू बावरा ने अपने हाथ में जो सितार था वह वहाँ पर रख दिया और अपने गले में जो फूल मालाएं थी वह उतारकर उन हिरनों को पहना दी। फूलों के स्पर्श से हिरनों को सूध आई और वह चौकड़ियाँ भरते हुए, यानी कि छलांगे लगाते हुए वहाँ से गायब हो गए। वह बेसुध थे। फूल मालाएं पहनाने के बाद उनको सूध आई। तो उस समय बैजू ने तानसेन से कहा कि तानसेन, जो फूल मालाएं मैंने उन हिरनों के गले में पहना दी थी वह तू यहाँ पर आकर मुझे वापस कर, यानी कि उन हिरनों को यहाँ पर बुलाकर मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि तुम राग विद्या में प्रवीण हो या तुम्हें राग विद्या आती है या संगीत के बारे में तुम मुझसे अव्वल हो। इस प्रकार बैजू बावरा ने तानसेन से कहा। तो तानसेन किस तरह से बैजू बावरा का यह जो आह्वान है, ये चुनौती है, वह किस तरह से स्वीकार करता है। अगला परिच्छेद है। तानसेन ने सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। यानी कि बैजू बावरा ने कहा तो तानसेन ने सितार हाथ में ली और वह पूर्ण प्रवीणता के साथ उसे बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। यानी कि बैजू बावरा ने जो उसके सामने
शर्त रखी थी, जो उसे फूल मालाएं यहाँ मंगवाने के बारे में उसे बताया था, उसके अनुसार वह बहुत ही एकाग्रता से सितार बजा रहा था। सितार के साथ वह आप सितार बन गया, पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था, यानी कि वह बहुत एकाग्रता से सितार तानसेन बजा रहा था। आज उसने वह बजाया, यहाँ पर हम परिच्छेद में देखते हैं वह पंक्ति कि आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। यानी कि शर्त के अनुसार आगरा शहर में जो कुछ नियम बनवाया था, जो इस राग विद्या में हार जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए वह बहुत ही एकाग्रता से तानसेन सितार बजा रहा था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। यानी कि तानसेन को अपनी कला पर अहंकार हो गया था, इसलिए आज तक उसने बहुत लोगों को जिनको उसने राग विद्या में पराजित किया था उनको मृत्यु दंड दिया था। लेकिन आज उसे पहली बार उसे उसके सामने उस्ताद बैठा हुआ उसने देखा था। आज तक उसने अनाड़ियों के साथ राग विद्या या गान युद्ध में मुकाबला किया था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान, आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। यानी कि वह बैजू बावरा को पराजित कर अपना विजय वो प्राप्त करना चाहता था। इसलिए वह बहुत ही एकाग्र होकर सितार बजा रहा था। कितना गहरा, कितना महान, आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीतते रहना चाहता था। यानी कि नियम के अनुसार उसे आज जीतना था। यदि वह जीत जाएगा तो ही वह जिंदा रह पाएगा, उसे जीवन दान मिलेगा, यह उसे पता था। इसलिए आज वह जीते रहना चाहता था, जीवित रहना चाहता था। अगला परिच्छेद है, बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही। यानी कि बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी। तानसेन जो सितार बजा रहा था वह सितार बहुत एकाग्रता से बजा रहा था, लेकिन बजाने का कुछ भी प्रभाव वहाँ पर सुनने वालों पर नहीं पड़ रहा था। उसकी उंगलियां दुखने लगी। मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। यानी कि सूरज यहाँ पर बैजू बावरा को कहा है, तो यहाँ पर लोगों ने सूरज को देखा। इसका मतलब राग विद्या में प्रवीण बैजू बावरा को उन्होंने आज सुना है। उसके सामने तानसेन कुछ भी नहीं है, इसलिए लोगों ने तानसेन को पसंद नहीं किया। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हिरन न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। यानी कि बहुत प्रयास तानसेन ने किया, उसने जी तोड़ मेहनत की या सितार बजाकर हिरनों को अपने पास बुलाने की कोशिश की, फिर भी हिरन वह उसके पास नहीं आए तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। इसका मतलब तानसेन अब इस गान युद्ध में पराजित होने वाला है, यह उसे जान पड़ता है। और वह कहता है, देह पसीना पसीना उसका हो गया, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया। आखिर खिसियाना होकर बोला। यानी कि तानसेन को अब पता चल गया था कि वह पराजित होने वाला है, और वह आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हिरन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। यानी कि वह
तानसेन बैजू बावरा को कहता है कि जो कुछ देर पहले यहाँ पर हिरन आए थे वह अचानक यहाँ पर आए थे, तुम्हारे सितार की आवाज़ सुनकर, ध्वनि सुनकर यहाँ पर नहीं आए थे, राग की तासीर से न आए थे। तासीर इसका अर्थ है यहाँ पर प्रभाव या परिणाम। तो तुम्हारे तासीर से, तुम्हारे राग के प्रभाव से वो हिरन यहाँ पर नहीं आए थे, हिम्मत है तो अब दोबारा बुला कर दिखाओ। इस प्रकार तानसेन बैजू बावरा से गुस्से में आकर कहता है कि वह हिरन जो आए थे वह अपने आप यहाँ पर आए थे, वह तुम्हारे सितार की आवाज़ सुनकर नहीं आए थे, तो राग का कोई प्रभाव उन पर नहीं था। तुम में हिम्मत है तो दोबारा उन्हें यहाँ पर बुलाकर दिखाओ। तो अगला परिच्छेद है यहाँ पर बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे धीरे बोला, यानी कि बैजू बावरा को पता चल गया था कि तानसेन अब हार चुका है, फिर भी उसने जो कुछ प्रश्न खड़ा किया है उसका तो कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे धीरे बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। तानसेन ने जो कुछ कहा उस पर बैजू ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं उन हिरनों को यहाँ पर दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। क्योंकि तानसेन ने जो कहा था उसको विरोध करने के बजाय बैजू बावरा अपनी कला दिखाना चाहता था, उसे अपनी कला पर विश्वास था, इसलिए वह उसका जो कुछ आह्वान है वह स्वीकार करता है। जो कुछ चुनौती यहाँ पर बैजू बावरा को तानसेन ने दी है उसको वह स्वीकार करता है और दोबारा वह सितार बजाने के लिए प्रारंभ करता है। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी, फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरा के पास फिर आए, यानी कि जो तानसेन ने कहा था इसके अनुसार बैजू बावरा ने फिर से सितार पकड़कर बजाई। संगीत सागर की तरंगों में वह डूबने लगे, संगीत की लहरें वायुमंडल में लहराने लगी और हिरन बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए। वे ही हिरन जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी, यानी कि कुछ देर पहले जो हिरन बैजू बावरा के पास आकर खड़े हुए थे और उनके गले में उसने फूल मालाएं पहना दी थी, वही हिरन संगीत सुनकर यहाँ पर बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे, बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। यानी कि बैजू बावरा ने जो हिरन वहाँ पर आए थे उनके गले में कुछ देर पहले जो फूल मालाएं पहना दी थी उनको उतार लिया और वह हिरन फिर वन में चले गए। अगला परिच्छेद यहाँ पर हम देखेंगे। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था, यानी कि अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। यानी कि अकबर तानसेन से अगाध स्नेह करते थे और तानसेन अब इस गान युद्ध में हार चुका था, यानी कि जो इस गान युद्ध में हार जाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके अनुसार तानसेन की मृत्यु निकट देखी तो अकबर का कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, यानी कि तानसेन अब हार चुका था, लेकिन अकबर ने अपना जो निर्णय था वह विवश होकर, निराश होकर उठे और उन्होंने संक्षेप में अपना निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है, यानी कि जो जीत गया उसके हाथ में तानसेन की जान है। इस प्रकार वह संक्षेप में अपना निर्णय सुनाते हैं। अगले परिच्छेद में हम देखेंगे तानसेन कांपता हुआ उठा, यानी कि तानसेन को अब पूरा यकीन हो चुका था कि जो हिरन यहाँ पर आए थे वह संगीत सुनकर ही आए थे,
यानी कि बैजू बावरा संगीत में, गान युद्ध में उससे अव्वल है या सर्वश्रेष्ठ है। तो तानसेन अब हार चुका था, उसको अपनी मृत्यु उसके सामने दिखाई दे रही थी। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, यानी कि आज पहली बार तानसेन हार गया था और वह डर गया था क्योंकि उसे मृत्युदंड मिलने वाला था, इसलिए वह काँप रहा था, पूरे शरीर में उसके कंपन हो रहा था। और वह तानसेन जो आज तक उसके मन में कभी दया नहीं थी, वह दूसरों को मरते हुए देखने की हमेशा आस अपने मन में रखता था और हमेशा तानसेन ही जीतता था। लेकिन आज पहली बार बैजू बावरा के सामने तानसेन की हार हो चुकी है, वह पराजित हो चुका है। इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। यानी कि आज पहली बार वह हार चुका था, इसलिए नियम के अनुसार उसे मृत्युदंड मिलने वाला था और वह बैजू बावरा के पैरों में आकर गिर पड़ा और वह विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, दया की याचना कर रहा है, मेरे प्राण न लो। तो अगले परिच्छेद में बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। बैजू बावरा ने उसे कहा कि मुझे तुम्हारे प्राण लेने की कोई चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। तुम सिर्फ यह कर दो कि यह जो निष्ठुर नियम तुमने आगरा शहर में बनवा दिया है कि आगरे की सीमा के अंदर कोई आकर गाता है, वह तानसेन के जोड़ का न हो तो उसे मृत्युदंड दिया जाए। यह जो नियम तुमने निष्ठुर नियम बनवाया है, उसे तुम हटा दो या उसे उड़वा दो, यानी कि उसे नष्ट कर दो। तो इस प्रकार यहाँ पर बैजू बावरा ने अपने जो विचार है वह तानसेन को बताए। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। यानी कि जो इच्छा बैजू बावरा ने व्यक्त की थी उसके अनुसार अकबर ने अधीर होकर कहा कि यह नियम आज से आगरा से हटा दिया, इस क्षण से उसे उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। यानी कि वह अब भी दया की याचना तानसेन बैजू बावरा से कर रहा था, उसके चरणों में गिरा हुआ था और दीनता से वह कहने लगा कि मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। आखिरी परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। यानी कि बैजू बावरा ने 12 साल पहले घटित उस घटना को याद दिलाया कि कुछ साधुओं की मंडली आगरा शहर में आई थी और वह गीत गाते हुए जा रही थी, तो तुमने उन साधुओं को पकड़कर गान युद्ध में हरा दिया था। और उस समय उन साधुओं की मंडली में जो लोग थे उनको मृत्युदंड दिया था और मैं तब सिर्फ 10 साल का था। तो एक छोटा बच्चा होने की वजह से तुमने उस समय एक बच्चे की जान बख्श दी थी, क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं है ऐसा मानकर तुमने उस बच्चे की जान बख्श दी थी। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। यानी कि आज वही जो 10 साल पहले जो छोटा बच्चा था, वही आज 10-12 साल पहले घटित घटना है। उस घटना में तुमने जिस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया था, जिसे माफ किया था, वही बच्चा आज तुम्हें आपकी जान बख्श रहा है, यानी कि तुम्हें माफ कर रहा है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उससे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। यानी कि तानसेन हैरान हो गया कि 12 साल पहले जो घटना घटित हुई थी उस घटना को वह याद करता है और एक धुंधली सी बात यहाँ पर याद आ गई। इस प्रकार यहाँ पर आदर्श बदला। इस कहानी के द्वारा
जो बदले की भावना होती है उसको आदर्श रूप से किस तरह से लेखक यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि अपने पिता की, यानी कि यहाँ पर जो बैजू बावरा है वह अपने पिता के मृत्यु का बदला किस तरह से लेना चाहता था, लेकिन बाबा हरिदास के कहने के अनुसार वह आदर्श बदला किस प्रकार से लेता है। इस आदर्श बदला इस कहानी में सुदर्शन जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सुंदरता से आदर्श बदले का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। और सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियों से, इस कहानी संग्रह से इस कहानी का कुछ हिस्सा यहाँ पर लिया हुआ है। तो ठीक है, अगली तासिका में हम हमारा अगला जो पाठ है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कृतियाँ आपके सामने दी हुई है। उन कृतियों के बारे में यदि आपके मन में कोई आशंका है तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आकलन में कुछ कृतियाँ दी हुई है, शब्द संपदा में कुछ कृतियाँ दी हुई है और अभिव्यक्ति में भी कुछ यहाँ पर प्रश्न पन्ना नंबर 21 पर यहाँ पर दिए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके उत्तर, उन कृतियों को किस तरह से हमें उनके उत्तर लिखने, इसके बारे में सारी जानकारी आपको है। सारे प्रश्न यहाँ पर, सारी कृतियाँ पाठ पर आधारित है। पाठ पर आधारित लघु उत्तरी प्रश्न भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ठीक है, अगली तासिका में हम अगला जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे।